Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 नवंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाइपर रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, नीचे जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे 4 अलग अलग जोड़े बनाकर दिए गए हैं। हर एक जोड़े में दो दो मेटल्स के नाम हैं। आपने बताना यह है कि इनमें से कौन सा पेयर एक ऐसा पेयर है जिसमें एक मेटल लाइटेस्ट है यानी सबसे हल्का है और दूसरा मेटल सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है यानी सबसे भारी मेटल है। ऑप्शन नंबर ए लिथियम एंड मरकरी, ऑप्शन नंबर बी लिथियम एंड ओस्मियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम एंड ओस्मियम या ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम एंड मरकरी। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, कल से आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे पिग बचरिंग स्कैम के बारे में। तो ये पिग बचरिंग स्कैम क्या है, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, प्लस इस स्कैम से आप कैसे बच सकते हो वो भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, परसों से ना बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी इस टॉपिक की लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। ये आप देख पाओगे, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, मनी कंट्रोल हो, एनडीटीवी हो, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको नजर आएंगे। तो ज़ेरोधा जो कि एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका ग्रो ऐप है ना, जिस एप्लीकेशन पर आप रजिस्टर करके स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो, उसी तरीका का एक और प्लेटफॉर्म है ज़ेरोधा। तो ज़ेरोधा के ही सीईओ हैं जिनका नाम है नितिन कामत, ये आपको इनका फोटो दिखाई पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है इस पिग बचरिंग स्कैम के अगेंस्ट में कि ये जो पिग बचरिंग स्कैम है ये तेज़ी से बढ़ता चले जा रहा है। हमें यहाँ पर इसको देखते हुए अपने आप को अलर्ट करके रखना होगा। किसी के साथ में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जो धोखा है वो हो सकता है। अब क्या है ये पिग बचरिंग स्कैम, आओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जिस तरीके से डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हर चीज़ आप आज के समय पर अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। और जितनी तेज़ी से डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है, उतनी ही तेज़ी से जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हों, चाहे वो साइबर फ्रॉड्स हों, तो इस प्रकार के फ्रॉड्स भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नजर आए। तो पिग बचरिंग स्कैम नाम से ही पता चल रहा है, ये भी यहाँ पर एक टर्म है जो कि यहाँ पर एक फ्रॉड को डिनोट करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट किया जाता है ऑनलाइन वे में। यहाँ पर आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर लिया जाएगा, उसके साथ में बातचीत की जाएगी और बातचीत करते करते यहाँ पर रोमांटिक रिलेशंस भी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिए जाएंगे। और उन रिलेशंस के तहत यहाँ पर वो जो पर्सन है जिसको फंसाया गया है इस जाल में, उससे बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और वो जो पैसा है लास्ट में उस पर्सन का सारा गायब हो जाएगा, क्योंकि जिस पर्सन ने फंसाया था वही सारा पैसा लेकर भागने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर इतना ज़्यादा जो ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है वो आज के समय पर क्रिएट हो रहा है। देखो, वैसे तो ज़्यादातर लोग इसमें फंसेंगे नहीं, बट कई बार ना बहुत से लोग फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपका मैसेज आ जाता है, ठीक है, कि हाँ मुझे आपसे बात करनी है। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी मैसेज आ सकता है, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, ठीक है। अब वो मैसेज आकर बातचीत करते करते, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर दोस्ती वगैरह हो जाएगी। फिर उसके साथ में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मेन विक्टिम होगा, है ना, जिसको जाल में फंसाया जा रहा है, उसके साथ में यहाँ पर कह सकते हो एक रोमांटिक रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा।
और जो व्यक्ति यहाँ पर पीछे से ये सारा का सारा काम कर रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जिसको जाल में फंसाया जा रहा है, विक्टिम से बोला जाएगा कि भाई आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हो, उधर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो अब वो उसकी बात मानेगा, अभी ऑब्वियस सी बात है। तो विक्टिम ने क्या किया, एक बार इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने पर उसको रिटर्न भी आया अच्छा खासा, उसको पैसा वापस मिला, रिटर्न मिला। अब उसने यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा बढ़ा कर किया, उसको फिर से रिटर्न आया। तो इस तरीके से उसका जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो जीत लिया गया। और ट्रस्ट जीतने के बाद में एट द लास्ट उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, और जैसे ही यहाँ पर जो बहुत बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आया, सीधा वो इन्वेस्टमेंट अब गायब हो गया, और जो पर्सन कांटेक्ट कर रहा था वो भी गायब हो गया। अब वो ढूंढ रहा है भाई, जिससे मैं बातचीत कर रहा था, ना वो मिल रहा है, ना उसका कांटेक्ट मिल रहा है, और जहाँ मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया ना ही वहाँ ही से ही कोई बातचीत हो पा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो ये पिग बचरिंग स्कैम है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होता चले जा रहा है। ये सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर यहाँ पर मेंटेन हुआ है। तो एक इंसान का भरोसा जीत कर, उसका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करवा कर, बढ़वा कर, और उसका पैसा लेकर भाग जाना, ये दोस्तों पिग बचरिंग स्कैम है। और ये वाले स्कैम करने वाले जितने भी स्कैमर्स हैं दोस्तों, ये ना अलग अलग जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल म्यांमार, कैम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत के आसपास के ही देश, ऑब्वियस सी बात है ये, है ना। यहीं से सबसे ज़्यादा ये जो स्कैम है वो हमको नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ में जितने भी ये स्कैमर्स हैं वो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर ये फ्रॉड कर भी लें, और फ्रॉड करने के बाद में इनका कोई पता भी ना चले, इनको कोई डिटेक्ट भी ना कर पाए, इनको पकड़ भी ना पाए। इस तरीके से दोस्तों ये जो सारा का सारा काम है, जो प्लानिंग है, वो की जा रही है। इवन यहाँ पे बताया यह भी जा रहा है कि पिग बचरिंग स्कैम के अंडर में कई सारे जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं, चाइनीज़ के नागरिक हैं, चाइनीज़ नागरिक ऑब्वियस सी बात है, तो उनको भी यहाँ पर इस स्कैम के अंदर में फंसा लिया गया, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल यहाँ पर खींचे जा रहे हैं विक्टिम्स को इसी तरीके से फंसा कर। और दुनिया भर में दोस्तों ये इंसिडेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इवन यूएस का, यानी कि अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने हाल ही में अमेरिकन्स को भी वार्न कर दिया है कि आप इस चीज़ को लेकर आप अवेयर रहें, और कोई अगर इस तरीके से आपके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे इसको समझें कि उसके पीछे यहाँ पर कोई एक दूसरी चाल हो सकती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस ने यह भी बोला कि लगभग 1,20,000 से ज़्यादा जो लोग हैं, है ना, इनको फोर्स किया जाता है कि वो काम करें एज अ स्कैमर। इनके ऊपर ज़बरदस्ती जोर डाला जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है। म्यांमार में सबसे ज़्यादा आपको इस तरीके से स्कैमर्स नज़र आएंगे। म्यांमार के अलावा यहाँ पर कैम्बोडिया में लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्कैमर्स हैं, जिनसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, फोर्सफुली, कि आप इस तरीके से लोगों को फंसाओ, और उनसे पैसा लूटा जा रहा है। इवन दोस्तों यहाँ पर रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बताया गया है कि लगभग 300 इंडियन हॉस्टेज, 300 से ज़्यादा यहाँ पर जो भारतीय हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे म्यांमार के अंदर में अभी रखा हुआ है, और उनसे भी यहाँ पर ज़बरदस्ती इस प्रकार का जो साइबर क्राइम है वो करवाया जा रहा है। ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ कदम उठा रही हैं, समझ गए। तो इसको लेकर यहाँ पे अवेयर होना है, और साथ ही साथ में ये जानकारी अपने आसपास के लोग, अपने फैमिली के अंदर में भी यहाँ पर शेयर करनी है। अब सवाल यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है वो यह है कि आखिरकार हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं। तो इसको लेकर जो ज़ेरोधा के ये CEO हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ टिप्स शेयर किए हैं। अगर आप आज पिग बचरिंग स्कैम को सर्च करते हो और इमेजेस को ओपन करते हो, तो सबसे ऊपर आपको इमेज आएगा ये वाला, ठीक है, जहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि आखिरकार किस तरीके से आप अपने आप को इस स्कैम से बचा सकते हो। सबसे पहली चीज़, जितने भी अननोन मैसेजेस हैं, कई बार क्या होता है ना, किसी लड़की का कोई यहाँ पर मैसेज आया, अब क्या होगा, कोई लड़का है वो यहाँ पर अननोन मैसेज है, फिर भी यहाँ पर उसको ट्राई करेगा रिप्लाई करने की। वो पूछ रही है कि आपके पास में थोड़ा समय है, बातचीत करनी है, इस तरीके से यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना है, जो भी अननोन मैसेजेस हैं दोस्तों, उसका कभी भी रिप्लाई नहीं करना, स्पेशली व्हाट्सएप के ऊपर में, ठीक है। बाकी जगह पर आप रिप्लाई कर रहे हो तो चीज़ों को समझ जाओगे, लेकिन व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई भी नहीं करना है, समझ गए। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर कोई आपसे ये बोले बातचीत करते करते, यहाँ पर चलो आप बातचीत करना शुरू भी कर दिए, फंस गए किसी ना किसी तरीके से किसी जाल में, तो उसके बाद यहाँ पर वो बोल लेते हैं, वो इंसान अगर आपसे बोले कि यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो ये काम भी नहीं करना है, ठीक है, कि भाई आपको कोई लिंक शेयर कर देगा, इस लिंक को ओपन कर लो। अगर आप गलती से भी उस लिंक पर क्लिक कर देते हो तो भी यहाँ पर जो आपकी जो प्राइवेसी है उसका एक बहुत बड़ा वायलेशन हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो स्कैम्स है ना, ये स्कैम्स लोगों के जो इमोशंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं आज के समय पर, और इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस स्कैम में फंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर जल्दबाजी कर देते हैं। एक बार पता है,
मैं आपको खुद अपना पर्सनली बताता हूँ। यूट्यूब की साइट से, मतलब यूट्यूब जैसे हम लोग यहाँ पर अभी जैसे हमारा ये चैनल चल रहा है ना, इसका एक प्रॉपर ईमेल वगैरह बना हुआ है। वहाँ पर जो यूट्यूब के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पर आते हैं कि भाई ये कुछ चेंज हुआ रहा है, ये कुछ चेंज हुआ है, इसके हिसाब से काम करना है ना, ऐसा कि सारा सारा जो डेटा है, मैसेजेस हैं यूट्यूब की साइट से वो आते रहते हैं। एक बार क्या होता है, एक बार यहाँ पर मैसेजेस आते हैं बहुत अलग तरीके से। फ़िलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा समझ गया था कि ये यूट्यूब की ऑफिशियल साइट से नहीं आया, बिल्कुल वैसा ही बना कर दिया, सेम टू सेम। और वहाँ पे उन्होंने एक लिंक दिया, और पता है क्या मेंशन किया कि यहाँ पर आपके चैनल पर कल से वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से इस लिंक पर क्लिक नहीं किया। तो इस लिंक पर क्लिक करो, सारी सेटिंग्स को ऑन कर लो, और तब जाके ये कल से वीडियो अपलोड हो पाएगा। और सीधा ही मतलब एज अ ऑफिशियल मेल आया था। अब देख के तो मुझे भी लग रहा था यार कि मतलब कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी तो क्या इशू हो जाएगा। तो क्लिक करते करते मैं थोड़ा सा पेशेंस रखा, मैं रुका। मैंने यूट्यूब के बाकी सारे जो मैसेजेस हैं ना, पुराने मैसेजेस हैं, उनको भी चेक किए। अब मैंने बहुत सारे मैसेजेस जब चेक किए तो किसी में भी आज तक, इतिहास तक, कि किसी में लिंक नहीं दिया गया। तो फिर मुझे यार समझ में आया कि हाँ यार ये लिंक दिया गया है, हो सकता है कोई ना कोई फ्रॉड हो। मैंने यहाँ पर उसको क्लिक ही नहीं किया, ऐसे इट इज़ यहाँ पर उसको पड़ा रहने दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर पता चलता है कि यूट्यूब की साइट से ऑफिशियल मैसेज आता है कि हाँ कुछ स्कैमर्स है जिनकी साइट से आपको मैसेज आ रहा होगा। मैंने सोचा यार बच गए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। और आपको बता दूं, फिर मैंने जब काफ़ी लोगों से पूछताछ की ना, बहुत सारे यहाँ पर जानने वाले लोग हैं, तो कई सारे लोगों के चैनल हैक हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उसी लिंक पर क्लिक किया था और सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर दी। जो जो डेटा भरना था वो डेटा भर दिया उन्होंने, चैनल हैक हो गए थे। तो उसमें वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा अपने साथ नहीं हुआ, बच गए। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखा। तो हमेशा यहाँ पर आप चीज़ों को ना थोड़ा सा शांतिपूर्वक उसके ऊपर रिएक्ट करो। और जब को आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, हाँ यार ये मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है, मैं थोड़ा सा फंस रहा हूँ इस जाल के अंदर में, तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन पर जाकर बातचीत वगैरह कर सकते हो इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। और आजकल क्या हो रहा है भाई, आजकल देखो वैसे ना लोग ना जॉब्स का ऑफ़र देते हैं। आप देखते होंगे जब मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब पर भी कई बार नीचे कमेंट आ जाएंगे, है ना, वो स्पैम कमेंट होते हैं। भाई आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, घर से आप काम कर सकते हो, 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो। इस तरीके के यहाँ पर आपके पास में ऑफ़र्स आते रहते हैं, है ना। मतलब कि नीचे आपको वीडियो के नीचे कमेंट में, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आजकल नज़र आ रही हैं। तो आप जब जाओगे उस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो वो ऐसा पेज बनाते हैं कि आपको ट्रस्ट होने लगेगा कि हाँ यार मेरी नौकरी लग सकती है और 70-80 हज़ार रुपये महीना मिल सकते हैं, यार मैं काम कर सकता हूँ, और वो भी घर पे बैठ के काम करना है। इस प्रकार की चीज़ें जो है माइंड में सेट होने लगती हैं। फिर जब आप ओपन करते रहते हो तो नीचे यहाँ पर वो एक पेमेंट मांगने लगता है। भाई यहाँ पर आप ये 5,000 रुपये पेमेंट करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू किया जाएगा, कॉल की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके की जो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, पेमेंट करने के बाद ही सब गायब। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको एक बहुत बड़ी नौकरी देगा, बहुत सारे रिटर्न्स, पैसे ही पैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और ख़ासकर ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी भी अपना पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डेटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ कभी भी मत शेयर करना दोस्तों। या बैंक डिटेल्स वगैरह कभी यहाँ पे लोग शेयर कर देते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर इसी अकाउंट में पैसा आएगा, है ना, तो ये, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ले ली जाती हैं। तो इस सब चीज़ों से बचना है। इस दुनिया में इतना अच्छा कोई नहीं है कि आपको यहाँ पर फ्री में इस तरीके से ये सपोर्ट कर सके, और इतनी मतलब कह सकते हो कि एक हाई पेड जॉब दे सके, वो भी फ्री में बिना कुछ करे, समझ गए। क्योंकि आज का समय बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप यहाँ पर कुछ किसी को प्रोवाइड करवा रहे होंगे, दे रहे होंगे, तो लेने वालों की पूरी भीड़ खड़ी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो बहुत कम लोग होंगे या कोई नहीं होगा आपको उस दिक्कत से बाहर निकालने के लिए, सिवाय आपके फैमिली मेम्बर्स के। ऑब्वियस सी बात है, फैमिली मेम्बर्स हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा आर्टिकल क्लियर हो चुका है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। आज पता है क्या हुआ, द हिंदू की जो वेबसाइट है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, ओपन नहीं हो पा रही है। सब्सक्रिप्शन मांग रहा था, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद भी ओपन नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या इशू हो रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक मेल डाला है, वो मेल पे जो भी रिप्लाई करेंगे उसके हिसाब से बातचीत करेंगे। तो इतनी देर में मैं कुछ और आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस मैंने आज को ओपन किया हुआ था, तो वहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाता है, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो आपको आज दोनों न्यूज़पेपर का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बात की गई है नोटो के डेटा के बारे में। अब ये जो नोटो है ये क्या है, यह है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा संगठन या एक ऐसी बॉडी जिसका मेन काम होता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है दोस्तों, या ऑर्गन डोनेशन होता है, उसको मॉनिटर करने का काम करना।
ऑर्गन डोनेशन यानी कि जो आप अंग दान कर रहे होते हो उसको मॉनिटर करने का काम करने का सारा डिटेलिंग्स नोटों के अंदर मेंशन होती है। तो अभी एक डेटा आया है और यहाँ पर ये बोला है कि 4 आउट ऑफ 5 ऑर्गन रिसिपिएंट्स इन कंट्री आर मेन, यानी कि हर 5 जो अंगदान किए जा रहे हैं, हर 5 ऑर्गन डोनेशन में से जो 4 रिसिपिएंट्स यानी कि 4 लोग जो कि यहाँ पर ऑर्गन्स को रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पर पुरुष हैं यानी कि मेन हैं। तो मेंस में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन हो रहा है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, इस तरीके से कह सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो अंग दान है ना वो पिछले कुछ समय पर तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, ये आप देख पाओगे। एक बढ़िया डेटा दिया है, इसको आप अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो। कुछ लिखने को आता है तो ये बढ़िया डेटा मेंशन किया जा सकता है। पिछले 5 सालों के अंदर में दोस्तों 58,000 से ज़्यादा जो ट्रांसप्लांट्स है वो यहाँ पर किए गए हैं। 2018 में जो ट्रांसप्लांट हुआ था अंगों का यानी कि ऑर्गन डोनेशन हुआ था वो लगभग 10,340 के आसपास हुआ था, और 2019 में ये थोड़ा बढ़ गया था। 2020 में कोविड की वजह से कम हो गया था, 2021 में थोड़ा मेंटेन हुआ, लेकिन 2022 में ये वापस से इंक्रीज़ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। और ये जो ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं कि भाई 2018 में 10,000 के आसपास हुए थे, 2022 में 16,000 के आसपास हुए। अब इन 16,000 में से जो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स थे, यानी कि यहाँ पर एक इंसान जो जीवित था जिसने यहाँ पर अपनी किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट कर दी होगी, ऑब्वियस सी बात है, जीवित है तो अपनी किडनी वगैरह दे सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। तो जो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स हुए वो 83.15% हुए थे 2022 में। और जो डिसीज्ड थे यानी कि कोई यहाँ पर एक डेड बॉडी है, ठीक है, एक इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके ऑर्गन्स को यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन को डोनेट कर देना। तो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट लगभग 16.85% थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो डेड बॉडी का ऑर्गन डोनेशन होता है ये बहुत कम होता है और आज भी बहुत कम हो रहा है। इंडिया में स्पेशली बहुत कम है, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा आपको नज़र आता है। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स यानी कि जहाँ पर लोग जीवित हैं, है ना, एक इंसान जिंदा है, वो यहाँ पर कोई अपना ऑर्गन दान कर रहा है, कोई यहाँ पर अंग दान कर रहा है। तो इस तरीके के ऑर्गन डोनेशंस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं दिल्ली में, देन तमिलनाडु में, देन केरला में, देन महाराष्ट्र में, एंड देन उसके बाद में वेस्ट बंगाल में। और जो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट्स हैं यानी कि एक डेड बॉडी के ऑर्गन्स का जो डोनेशन है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, गुजरात में और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ स्पेशल डेटा दिया गया है। ये सारा का सारा डेटा 2022 का है और 2022 जो कि पिछले साल का डेटा यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी 2023 ख़त्म होगा तो 2024 में हमारे पास में ये 2023 का भी डेटा आ जाएगा। समझ गए। तो फिलहाल आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया ये आपको पता चल गया, लेकिन आपको भी पता है कि ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसका बैकग्राउंड डेटा, ठीक है, इसके पीछे की जो यहाँ पर सारी की सारी कहानी है, कुछ फैक्चुअल डेटा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है वो आपसे पूछा जाएगा। समझ गए। तो ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया क्या है स्थिति, आओ थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्गन डोनेशन जिस तरीके से दुनिया भर की कंट्रीज़ में हो रहा है उस तरीके से इंडिया में नहीं हो रहा है। स्पेशली डिसीज डोनेशन, एक डेड बॉडी, एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में यहाँ पे इस प्रकार का ऑर्गन डोनेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। जबकि दुनिया भर की कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल स्पेन वगैरह देखोगे तो वहाँ पे डेड बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाता है। अब इंडिया में यहाँ पर काफ़ी सारी डेथ होती हैं रोज़ाना के बेसिस पर, कई हज़ारों लोगों की जान जा रही है रोज़ाना के एक्सीडेंट्स के बेसिस पर। तो यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं दोस्तों उनके ऑर्गन्स को डोनेट करके जो इंसान को ज़रूरत है ऑर्गन्स की उनकी मदद की जा सकती है। क्योंकि हमारे दुनिया में और दुनिया में अगर आप लोग स्पेशली इंडिया में देखोगे तो इंडिया में भी ऐसे कई हज़ारों लोग हैं जिनको ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है लेकिन उनको ऑर्गन्स कहीं से मिल नहीं पाते। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन में ये प्रॉब्लम्स भी है। तो इंडिया में फिर भी ऑर्गन डोनेशन का एक शॉर्टेज हमको देखने को मिलता है। तो अब वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे भारत में जो अंग दान है इसका प्रॉपर स्टेटस है क्या। दोस्तों यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं इनकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन इनका जो यहाँ पर कह सकते हो कि डोनेशन है वो थोड़ा सा कम है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे मरीज़ हैं इंडिया में जो कि ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट में वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गन जो डोनर्स हैं, जो अंग दान करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कम है, वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। लेकिन जिनको ज़रूरत है अंगों की उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूँ हर रोज़ डेली बेसिस पर 20 लोगों की जान जा रही है इंतज़ार करते करते कि हाँ भाई उनको कोई ना कोई अंग मिल जाए। किसी को किडनी की ज़रूरत है, उसकी किडनी ख़राब हो चुकी है, या किसी को यहाँ पर दूसरे कोई और बॉडी ऑर्गन की ज़रूरत है लेकिन उसको यहाँ पर नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्टेज चल रहा है। इसकी वजह से हर दिन 20 लोगों की जान जा रही है। ये बात यहाँ पर इस डेटा में बताया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, जो डोनर के नंबर्स हैं यानी कि अंग दान करने वाले जो लोग हैं ये ऐसा भी नहीं कि तेज़ी से बढ़े हैं लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं। जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है।
आप ये देखो 2018 में 10,000 थे और 2022 में 2018 से 2022 में इन 5 सालों में भी यहाँ पर केवल 16,000 केवल 6,000 लोगों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर थोड़ा तेज़ी से ये डोनेशन इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो पाया। समझ गए। और उसके बाद में इंडिया में जो डेड बॉडी का ऑर्गन डोनेशन रेट है ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इसका शॉर्टेज है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तो स्पेन और अमेरिका जैसे देशों के अंदर में डेड बॉडी का जो ऑर्गन डोनेशन है थोड़ा ज़्यादा है। उनके फैमिली मेम्बर, जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेम्बर्स उनके बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ये डोनेशन बहुत कम है या ना के बराबर है। समझ गए। और डेड बॉडी में से जो ऑर्गन डोनेशन, स्पेशली किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब कुछ डोनेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हार्ट है, लीवर है, अभी किसी जीवित इंसान में से तो नहीं दिया जा सकता, एक डेड बॉडी में से ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर फिर भी इनका डोनेशन की जो ज़रूरत है काफ़ी सारे लोगों को है, बट यहाँ पर ये डोनेशन हो नहीं रहा है या फिर बहुत कम है या ना के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे भारत में कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में किस किस प्रकार से डोनेशन बढ़ा है, कम हुआ है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हमने ये ऊपर देखा था, ठीक है, डेटा। तो उस डेटा को आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में डोनेट किया जाता है और रिसीव किया जाता है वो है किडनी, ठीक है, और वो भी यहाँ पर शॉर्टेज में है। मैं आपको बता दूँ कि लगभग 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत है। 2 लाख लोगों को किडनीज चाहिए, लेकिन केवल यहाँ पर हर साल 10,000 लोगों को ये किडनी मिल पाती है। आप इमेजिन करो, हर साल 2 लाख लोगों को ज़रूरत है किडनी की, लेकिन 10,000 लोगों को मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन डोनेशंस इतने बढ़िया हमारे इंडिया में है नहीं। समझ गए। क्यों? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन को लेकर दोस्तों कई सारी समस्या हैं, कई सारे चैलेंजेस या चुनौतियाँ भी आप उसको कह सकते हो। पहली जो चुनौती है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू पैनल पर बैठे हो, वहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ये ऑर्गन डोनेशन है ये तेज इंडिया में क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा है इतना तेजी से, इसके पीछे क्या चैलेंजेस हैं, तो आप पहला चैलेंज बता सकते हो कि सर इसमें इसके बारे में अभी भी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, या इसको लेकर यहाँ पे अभी भी लोग इतने प्रॉपर एजुकेट नहीं है। ठीक है भाई, अगर किसी को पता भी हाँ ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है तो कैसे किया जाता है, लोगों को प्रोसेस नहीं पता है, तो ये दिक्कत है। तो लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। पहला चैलेंज है दोस्तों ये। दूसरा चैलेंज है फैमिली कंसेंट एंड डिसीजन मेकिंग। कई बार यहाँ पर जो पूरी फैमिली है ना वो तैयार नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आप मान लो कोई डेड बॉडी है, किसी इंसान की डेथ हो चुकी है हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर उसकी जो फैमिली है, जब तक वो नहीं कहेगी कि हाँ उस बॉडी से कुछ ऑर्गन्स डोनेट कर दिया जाए, तब तक यहाँ पर कोई भी डॉक्टर उस बॉडी से ऑर्गन नहीं निकाल सकता। और फैमिली यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के समय पर इतनी सक्षम नहीं है, या ज़्यादातर फैमिलीज़ यहाँ पर कह सकते हो उनमें कई सारे डिलेमास हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर वो सब डिसीजन यही बनाते हैं कि भाई ऑर्गन डोनेट ना किए जाएं। समझ गए। तो ऑर्गन डोनेशन यहाँ पर हो नहीं पाता प्रॉपर, इस तरीके से यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तीसरी जो समस्या है वो है ऑर्गन ट्रैफिकिंग। दोस्तों ब्लैक मार्केट एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। अगर यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन का व्यापार होने लगे ऑर्गन्स का, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग यहाँ पर एक दूसरे को मारने लगेंगे एक दूसरे के अंगों को बेचने के लिए। तो इस चक्कर में यहाँ पर ये जो ट्रेड होता है ना इसका, वो बिल्कुल हटा दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर केवल और केवल इसका डोनेशन होता है, दान होता है, कोई रुपया नहीं मिलता दोस्तों। ऑर्गन ट्रैफिकिंग और ब्लैक मार्केट एक ऐसा जरिया होता है यहाँ पर आप कह सकते हो जिसमें शरीर के अंगों की तस्करी की जाती है। इसका एक पूरा ब्लैक मार्केट भी है, लोग पीछे से पैसा यहाँ पर वसूलते हैं शरीर के अंगों को प्रोवाइड करवाने के लिए। समझ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमको देखने को मिलती है ऑर्गन डोनेशन के मामले में। फिर एक और प्रॉब्लम है वो है मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। कई बार यहाँ पर जो डोनर है वो चाहता है यार कि हाँ ठीक है मैं अपनी बॉडी में से कोई ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बॉडी का जो ऑर्गन है वो दूसरे पर्सन के साथ में मैच करेगा या नहीं करेगा, कंपैटिबल होगा या नहीं होगा, ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो हमेशा कंपेटेबल ऑर्गन मिल सके ऐसा होता नहीं है, तो ये भी दोस्तों इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो हमारे यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे प्रिजर्व करके बचाना, प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ट्रांसप्लांट करना एक शरीर से दूसरे शरीर में, इनमें भी कई सारे प्रकार के चैलेंजेस आते हैं दोस्तों। इसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बट वो हमारे पास में नहीं है। ठीक है, ऑर्गन्स को यहाँ पर जिस इंसान ने दान किया है, ठीक है, अब पेशेंट तक पहुंचाना, उसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी चीज़ में भी रख कर ले जाएंगे, नहीं, उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं दोस्तों। तो उन चीज़ों की हमारे पास में कमी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से ऑर्गन डोनेशंस इतने बड़े लेवल पर इंडिया में नहीं हो पा रहे हैं। अब ये सब कुछ किसने बताया है? हमें नोटो ने बताया है। ठीक है, अब ये नोटो के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके थे। नोटो क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन।
तो नोटो के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें दोस्तों, यहाँ पर ये जो बॉडी है ना, इसको बनाया गया था डायरेक्टिव जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, इसी मंत्रालय के अंडर में नोटो आता है। और ये जो बॉडी है, इसी का मेन काम है कि इंडिया के अंदर में जितना भी ऑर्गन के डोनेशंस को लेकर, ट्रांसप्लांटेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करने का काम करना। समझ गए? तो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन का आर्टिकल डिस्कस किया। अब जो वो आर्टिकल है दोस्तों, इस आर्टिकल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे हम, लेकिन आर्टिकल के पीछे का बैकग्राउंड डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आज के इस पूरे डिस्कशन से, न्यूज़पेपर से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारे के सारे जो टेंशन है वो दूर हो जाती है। सारे के सारे रेडीमेड नोट्स दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस ग्रुप में। ये बैकग्राउंड डेटा का नोट्स आपको जो दिया जाता है वो पीडीएफ फॉर्म में होता है, और वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में है। चाहो तो आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, चाहो तो आप एज इट इज़ यहाँ पर उसको डाउनलोड करके पढ़कर डिलीट कर सकते हो। डिलीट करो मत करो है ना, वो आपके ऊपर है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट दोस्तों इस ग्रुप के अंदर में सिक्योर है। आप मल्टीपल टाइम्स डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सेस में मिल जाती हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और करने के लिए करना क्या है, तो व्हाट्सएप पर जाना, और व्हाट्सएप पर यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हो और देख सकते हो मुझे कहाँ पर एग्जैक्टली फ़ायदे होंगे, कैसे मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद में दोस्तों आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना है वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं। चलो वापस से ट्रैक पर आते हैं, और हमारा अब शुरू होता है एडिटोरियल डिस्कशन। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। कल भी हमारे जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज था उसमें ये प्रेजेंट था, और आज भी एक्सप्लेनर सेक्शन पर ये प्रेजेंट है। तो अभिलाष थाड़ातिल, इन्होंने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा। ये बात करते हैं कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। दोस्तों अभी रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट न्यूज़ में आया है। जंगलों की सुरक्षा करने के लिए, जंगल को बचाने के लिए पर्टिकुलर एक्ट है ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है राइटर के कहने, हर एक बात को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में आपने जो आज का मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर मिलेगा, तो इसको अच्छे से सुनना है और फिर उसके बाद में अपना मेंस का क्वेश्चन लिखना है। और मैं आपको बता दूं ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में ही दोस्तों इस टॉपिक को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। वो सवाल कैसे पूछे गए हैं वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो खबर क्या है, तो हाल ही में न्यूज़ ये निकल कर आती है कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 ये पास हो जाता है। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है जंगलों को बचाने के लिए, जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए इस अमेंडमेंट एक्ट को दोस्तों पास किया गया है हाल ही में। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि इसने किसी ना किसी दूसरे या पुराने वाले कानून में चेंजेस करें। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन करना, बदलाव करना। तो पुराना वाला कानून कौन सा है, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। 1980 के इस लॉ के अंदर कुछ चेंजेस करे गए। दोस्तों ये जो लॉ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन ये ना चर्चाओं में आया, इसके ऊपर लोगों ने इतना अटेंशन नहीं दिया। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए। इसको लेकर राइटर ने यहाँ पर ये बोला कि बिल्कुल यहाँ पर इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है क्या। चलो पहले यहाँ पर इस अमेंडमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके मेन प्रावधान है क्या, क्या हम लोग अभी नए नए बदलाव कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर में। पहला बदलाव यह है कि हमने प्रीएम्बल को ऐड कर दिया है, यानी जो अमेंडमेंट एक्ट आज लाया गया है जंगलों की सुरक्षा के लिए, इसमें प्रीएम्बल को ऐड किया गया है। और प्रीएम्बल यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्ट करता है कि भारत, इंडिया ने अपनी एक जिम्मेदारी, एक कमिटमेंट लिया है कि हम लोग 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन तक पहुँच सकेंगे। यानी कि 2070 के बाद में भारत कोई भी प्रदूषण, कोई भी पोल्यूशन नहीं करेगा। भारत का जो जंगल वाला एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, इसको हम बढ़ाएंगे, है ना। ट्री कवर जो एरिया है जहाँ पे पेड़ लगाने की संख्या है उसको यहाँ पर इंडिया इंक्रीज़ करेगा। ऐसा यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्ट में सबसे पहली चीज़ ऐड कर दी है। दूसरा यहाँ पर लैंड अंडर द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट, ये दूसरा प्रावधान है दोस्तों इस पर्टिकुलर कानून का। ये जो अमेंडमेंट किया गया इस लॉ के अंदर में, इस अमेंडमेंट, इस संशोधन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे ये फॉरेस्ट लॉ होंगे,
जितने भी ये कानून होंगे ये अब से अप्लाई होंगे बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर उन एरियाज़ में अप्लाई होंगे जिनको यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर में रजिस्टर किया गया है। ठीक है, देखो हमारे पास में एक जंगलों को लेकर बहुत पुराना कानून भी है, 1927 का फॉरेस्ट एक्ट 1927 का कानून है। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर कुछ एरियाज़ को कैटेगराइज किया गया कि हाँ भाई ये जंगल है, ये फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ उन्हीं एरियाज़ पर अप्लाई होगा जो कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर में आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्ट है ये इन एरिया पे अप्लाई होगा, ये तो पता चल गया, लेकिन किन एरिया पे अप्लाई नहीं होगा? ये एक्ट उन एरिया पे अप्लाई नहीं होगा जो एरिया जंगलों से सीधा नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए कन्वर्ट कर दिए गए थे 12 दिसंबर 1996 के बाद। तो 12 दिसंबर 1996 के बाद जितने भी जंगल थे उनमें यहाँ पर हमने सपोज़ यहाँ पे कुछ बदलाव करा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया, वो जंगल यहाँ पर ख़त्म हो गए। तो नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए यहाँ पर जो हमने जंगलों को कन्वर्ट किया था वो एरियाज़ दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्ट में कवर नहीं है। तो 12 दिसंबर 1996 के बाद से यहाँ पे कोई ऐसा एरिया है तो वो कवर नहीं है। उससे पहले का एरिया जो है उन सभी एरियाज़ के ऊपर में ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो लागू होता है। ये जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पर लागू होता है, और इस अमेंडमेंट का मेन मकसद यहाँ पर यही है कि जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड्स हैं, प्लांटेशंस हैं, इसको यहाँ पर एक प्रॉपर वे में लेकर चलना। अब दोस्तों इसी पर्टिकुलर लॉ में कुछ एक्सेप्शंस छोड़े गए हैं, कुछ अपवाद भी हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये जो बिल है, इस बिल का मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? जंगलों को बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना जिसको हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, प्लांटेशन करना। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कुछ जंगलों को छोड़ा है बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज़ यहाँ पे साइड में रोड वगैरह, रेलवेज़ वगैरह बनाने के लिए छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पे रेलवे और रोड भी तो चाहिए। ठीक है, कुछ एरियाज़ यहाँ पे सिक्योरिटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए छोड़ दिए गए। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर जो बॉर्डर के पास में जंगल हैं, मान लो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर दूसरा देश है जिसके साथ में हम बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, और उस बॉर्डर के आसपास जो जंगल है वहाँ पर भी हम लोगों ने 100 किलोमीटर का जो रीजन है वो छोड़ दिया है, ताकि वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए जा सकें, है ना। जैसे हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गए, वहाँ पे कुछ एरियाज़ छोड़ दिया गया है। वहाँ पे जंगलों ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे हम दूसरे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। समझ गए, वहाँ पे जंगलों की इतनी प्रोटेक्शन की बात होगी नहीं, क्योंकि वो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी एरियाज़ हैं। तो किन किन एरियाज़ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी वो समझ गए, और किन किन चीज़ों को लेकर छूट दी गई है वो भी यहाँ पर समझाया गया। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह आती है कि जो ये फॉरेस्ट लैंड है, जो ये ज़मीन है ना, ये कभी कभी कंपनीज़ को हम दे देते हैं, तो उसकी पावर्स किसके पास में दी गई है? तो इस एक्ट के तहत जो हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को पहले अप्रूवल चाहिए होगा हमारी केंद्र सरकार से, तभी वो राज्य सरकार यहाँ पर कोई भी प्रकार का जंगल जो है किसी कंपनी को दे सकेगी, या किसी ऐसी कंपनी को जो सरकार के अंडर में नहीं आती है वो दे सकेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना जंगल का कई सारे एरियाज़ कंपनी देती हैं अपने प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, तो उसको यहाँ पे सरकार ही देगी। बट सरकार को पहले, स्पेशली राज्य सरकार को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा एक्ट अब की बार में चेंज करके लाया गया है जंगलों को बचाने के लिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, केंद्र सरकार की पावर्स को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम जंगलों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तो इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ भी किया हुआ है, कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया है। जैसे यहाँ पर एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपकी हो गई कंजर्वेशन से संबंधित हो गई, मैनेजमेंट हो गई, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, है ना। वाइल्ड लाइफ में चेक पोस्ट बनाना, फायर लाइन्स बनाना, थोड़ी बहुत दीवारें खड़ी कर देना, वायरलेस कम्युनिकेशंस बनाना, तो इन चीज़ों को यहाँ पर बस खाली परमिट किया गया है। ये चीज़ आप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हो, बाकी जो मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं वैसे आप नहीं बना सकते, क्योंकि इससे जंगल डैमेज होंगे। समझ गए। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा पावर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई दी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार के पास में ही सारी पावर है कि वो किसी को भी डायरेक्शन दे सकते हैं, किसी केंद्र सरकार से संबंधित अथॉरिटी हो गई, राज्य सरकार को, यूनियन टेरिटरीज़ को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर अगर कोई चीज़ यहाँ पर पूछनी है जंगलों को लेकर या अप्रूवल लेना है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट लगाना है, तो वो सारी की सारी अप्रूवल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से लेनी होगी। तो आप दोस्तों यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिरकार ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 एग्जैक्टली है क्या। अब इस पर्टिकुलर संशोधन के माध्यम से जो पूरा एक्ट लाया गया है, इस कानून के फ़ायदे क्या हो सकते हैं ज़रा ये समझते हैं। अभी तो मैंने आपको प्रावधान बताए थे, फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। पहला फ़ायदा क्या है, इससे हमें फॉरेस्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल चुकी है। पहले ना प्रॉपर इतनी डेफिनेशन नहीं थी, कौन क्या जंगल है क्या जंगल नहीं है ये हमको पता नहीं था। अब स्पेसिफिक डेट दे दी गई है कि भाई 12 दिसंबर 1996 के बाद में जितने भी जंगल को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कन्वर्ट किया गया था वो सब
के ऊपर यहाँ पे ये जो लॉ है अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे सारा काम किया जा सकता है। कहीं कहीं पर छूट दी गई, तो जंगल क्या होगा क्या नहीं होगा वो एग्जैक्टली आपको डिफाइन करके प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो पहली चीज़ हमको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है जिससे यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे इसी के अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ जंगलों में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जंगल में बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, तो कुछ जंगलों के अंदर में हमने यहाँ पर छूट दे दी गई है कि भाई यहाँ पर आप ये प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो। तो पहला इसका बेनिफिट ये है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर लॉ का मेन मकसद है कि हमारा जो देश का पॉल्यूशन लेवल है इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, टेम्परेचर तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये कैसे होगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा करने से क्या होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा गर्म होने की बजाय। तीसरा जो हमारा यहाँ पर बेनिफिट इस एक्ट का वो है डेवलपमेंट। इस एक्ट ने डेवलपमेंट को पीछे नहीं छोड़ा, डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया है। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है, कई सारी जो कंपनीज़ हैं है ना, वो ये बोलती है कि भाई आप जंगलों को बचाने के लिए जो लॉ लेकर आए हो ना, इससे इंडस्ट्री का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाएंगे, और इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी तो इससे इकॉनमी रन नहीं हो पाएगी। तो इस एक्ट ने इस चीज़ का ध्यान रखा है। ठीक है, जो भी यहाँ पर जंगल नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जा चुके हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। समझ गए? तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेशल फोकस रखा, हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर भी स्पेशल फोकस रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ में हम बाउंड्री को शेयर करते हैं, चाइना के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो जहाँ पे बाउंड्री शेयर हो रही है उसके आसपास अगर हमारे रीजन में जंगल हैं तो वहाँ पर भी कई लगभग 100 किलोमीटर्स तक के रीजन को छोड़ दिया गया है कि वहाँ पर हम लोग अपना जो रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, अपनी देश की सुरक्षा के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखा गया, ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ में एफॉरेस्टेशन के ऊपर भी ध्यान रखा गया है। जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको भी यहाँ पर एम्पावर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस वाले एक्ट में एक और बात की गई है कि हम क्या करेंगे, जंगलों में ज़ू, जो चिड़ियाघर हैं, सफारी होता है, इको टूरिज़्म होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, जिसको हमारी सरकार ओन करेगी। ठीक है, सरकार यहाँ पर चलाएगी। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है दोस्तों, इससे यहाँ पर लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस तो फैलेगी, साथ ही साथ में लोगों को यहाँ पर ये जागरूकता मिलेगी किस तरीके से हमें जानवरों को बचाना है। प्लस जो आसपास के उस जंगल के आसपास के लोकल कम्युनिटीज़ होंगी उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि भाई नए नए काम यहाँ पर उनके लिए आएंगे, वो काम कर सकते हैं, उनको जॉब्स मिल सकती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इससे लोकल कम्युनिटीज़ को भी यहाँ पर एक फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के सारे बेनिफिट्स। अब इसी एक्ट के कुछ चैलेंजेस भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर एक चीज़ के नुकसान भी हैं तो फ़ायदे भी हैं, और फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे तो हमने पढ़ लिया, अब इसका नुकसान क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडिटोरियल ऐसे ही पढ़ना होता है जो कि आपके हर एक सेक्शन को टच करे। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर ये इसके इश्यूज़ क्या हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंक्रोचमेंट। हमने कई सारे एरियाज़ को प्रोजेक्ट के लिए छोड़ दिया, तो कई सारे लोगों ने आलोचना की है कि भाई वो प्रोजेक्ट के लिए छोड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि एक तरफ यहाँ पर ये जो लॉ है ये मेन फोकस रखता है जंगलों को बचाने के लिए, आपने यहाँ पर जंगल का काफ़ी सारा हिस्सा प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए दे दिया। प्लस यहाँ पे आपने ज़ू, इको टूरिज़्म फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं। तो अगर चिड़ियाघर बनेंगे, इको टूरिज़्म फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लोग घूमने आ सकते हैं जंगलों में, तो इससे भी यहाँ पर जो जंगल की ज़मीन है, वाइल्ड लाइफ है, इसके ऊपर असर पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। दूसरा यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि भाई इसमें दूसरा चैलेंज है वो है ट्राइबल राइट्स। जंगलों के अंदर में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं या ट्राइब्स हैं, अलग अलग यहाँ पर जनजाति की कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं। तो उन जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनको हमने ध्यान में नहीं रखा। हमने प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की बात की। हमें उन ट्राइबल राइट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए था कि भाई वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो हमारे साथ में मिलकर काम कर सकती है। हम यहाँ पे उनको जंगलों से निकालने के ऊपर ना मजबूर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे फोकस क्या करना होगा, जंगलों को बचाने के लिए उनको हटाना पड़ेगा। उनको हटाएंगे अगर हम लोग यहाँ पर उनके एरियाज से, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वो लोग जाएंगे कहाँ पर? ठीक है, उनका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो यहाँ पर समाप्त होता हुआ चले जाएगा। इवन हमने टूरिज़्म अलाउ कर दिया कि जंगल में इको टूरिज़्म अलाउ कर दिया गया, लोग जा सकते हैं वहाँ पर एज अ टूरिस्ट घूम कर आ सकते हैं। तो इससे भी उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर भी। तो हमने उनके राइट्स के ऊपर ध्यान नहीं रखा, उनके बारे में कहीं पर बात हमने की भी नहीं कि हाँ उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। समझ गए? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर बात आती है यहाँ पर टॉप डाउन ऑथोरिटी। ये जो अमेंडमेंट है, इससे एक और चिंता उठती है, जो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी होंगी, क्योंकि आपने कंपनी के लिए भी कुछ हिस्सा छोड़ा है, तो जो कंपनियां होंगी जो प्रॉफिट कमाने वाली होंगी वो एनवायरनमेंट को बचाने के ऊपर ध्यान नहीं देंगी बिल्कुल भी।
वो तो अपना काम करेंगी और यहाँ पर वो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट भी करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि उनका मेन काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और इसी तरीके से यहाँ पर एक और लास्ट में चैलेंज है, वो है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होगा, बहुत सारे जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि इंसान और जानवरों के बीच का जो संघर्ष है, वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये जो अमेंडमेंट है, ये जो संशोधन है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम रोक सकते हैं कोई बात ही नहीं की। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस और एनिमल्स को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग इको टूरिज्म भी स्टार्ट कर दिया है, तो इससे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकते हैं। उसके बारे में कहीं पर डिस्कशन नहीं किया गया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब राइटर बोलते हैं कि हमें इसके बदले में क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो हमें बातचीत करनी चाहिए। हमें जो ऑलरेडी जंगल में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो उस एरिया में रह रही हैं, वो परफेक्ट है, हर एक चप्पा चप्पा जानती है उस चीज़ के बारे में, तो उनके साथ में मिलकर काम करना चाहिए था हमें, ठीक है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में उन लोकल एरिया के लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, ये कर सकते थे। दूसरा काम हम कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखो, जो भी यहाँ पर बातचीत है उनको सामने रखो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप कुछ और बोल रहे हो, धीरे धीरे यहाँ पर पीछे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको ज़्यादा बढ़ावा मिल जाए, जिससे एनवायरनमेंट हमारा डैमेज होने लगे। तीसरा, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। लोकल कम्युनिटीज़ को भी अपने साथ में लेकर आना होगा, क्योंकि उनको उस एरिया की हर एक इन्फॉर्मेशन मालूम है, तो हमारी हेल्प कर सकती हैं। तीसरा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को हम लागू कर सकते हैं, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट लगाएंगे जंगल में, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो पहले पूरा सर्वे करना, ये भी ज़रूरी है। अगर एनवायरनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा बर्बाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है, ये हमारा कहना है। तो ये हो गए कुछ वे फॉरवर्ड्स। आई होप आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है बढ़िया तरीके से। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीएससी ने 2019 में, ज़्यादा कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2019 में डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया था बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फॉर एग्जाम्पल, पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो अमेंडमेंट किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर में, इसके तहत जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके पास में राइट है, एक हक है कि वो यहाँ पर जो ये बैम्बूज होते हैं, जो बांस फॉरेस्ट एरियाज़ में उगाए जाते हैं, इसको वो गिरा सकते हैं, उसको वो काट सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो ये पर्टिकुलर एक्ट है 2006 का, इस एक्ट के तहत जो बैम्बू है ये एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है 2006 का, ये यहाँ पर अलाउ करता है ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, है ना, उनको ये ओनरशिप जाती है, जितने भी छोटे छोटे फॉरेस्ट के अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है उनकी ओनरशिप फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास में। तो क्या ये एक्ट ये बोलता है? तो बताओ तीनों एक्ट में से, तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो उसका सही स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा 2 और 3 ओनली। समझ गए? दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, क्योंकि दोस्तों ये जो एक्ट है, एक्ट से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि हाँ ये जो एक्ट है क्लियरली ये हमारे खासकर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके प्रॉपर राइट्स की बात करता है। समझ गए? तो बी वाला जो हमारा ऑप्शन है 2 और 3 वो बिल्कुल सही है। ना आते हैं आज का मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट यहाँ पर इसका आपने आंसर लिखना है। बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो दोस्तों ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, इससे संबंधित इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं, ये आपने समझाना है। कैसे ये जो अमेंडमेंट है, कैसे जो संशोधन किया गया है, ये हमारी एनवायरनमेंट को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है, ये आपने समझाना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। वन संरक्षण संशोधन नियम अधिनियम 2023 से जुड़े फायदों और महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा करें। यह संशोधन पर्यावरण स्थिरता में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये भी आपने समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। नाउ अगला एडिटोरियल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हमने लिया है AIR से, ऑल इंडिया रेडियो से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टील इंडस्ट्री के बारे में।
भारत की स्टील इंडस्ट्री में मुख्य चुनौतियां क्या क्या हैं उसके बारे में एक बढ़िया एडिटोरियल यहाँ पर आया है। साथ ही साथ में जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है, इन्होंने भी इसके बारे में मेंशन किया था कि जो इंडिया है, इंडिया ने अभी हाल ही में जो हमारा आईएसए स्टील का कॉन्क्लेव था, स्टील 2023 की जो मीटिंग है वो दिल्ली के अंदर में यहाँ पे हुई है, इसका जो चौथा एडिशन है उसको भी हम लोगों ने एड्रेस किया। और इस दौरान हमको पता ये चला कि स्टील की जो डिमांड है इंडिया में, या स्टील की जो इंडस्ट्री है वो तेज़ी से ग्रो हुई है, तेज़ी से बढ़ी है। बट फिर भी यहाँ पर इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को अगर टैकल कर लिया जाए तो हम स्टील इंडस्ट्री को और तेज़ी से आगे लेकर जा सकते हैं। उसके बारे में हमारे जो ये राइटर हैं वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब एक एक करके सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, बस खाली कान खोलकर सुनते हुए चलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पर सवाल पूछे हैं। तो ऐसे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे सिलेबस से लिंक किए गए, जहाँ से ऑलरेडी सवाल पूछे जा रहे हैं। समझ गए? तो कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, अभी चौथा एडिशन हुआ आईएसए स्टील कॉन्क्लेव 2023 का। ये मीटिंग होती है जिस मीटिंग के दौरान यहाँ पर जितनी भी स्टील की कंपनियाँ हैं इंडिया के अंदर में, उनको ऊपर जोर दिया गया है कि वो अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करें, ताकि भारत का जो ऑलरेडी यहाँ पर एक टारगेट है कि भाई 2030 तक हमें अपना जो स्टील का प्रोडक्शन है उसको 300 मिलियन टन तक पहुँचाना है, तो ये हम टारगेट पूरा कर सकें। और इसके लिए यहाँ पर स्टील की इंडस्ट्रीज़ को लगातार काम करना होगा। समझ गए? तो इसको लेकर यहाँ पर यह बात की जा रही है। तो भारत के अंदर में जो स्टील का पूरा सेक्टर है, इसकी स्थिति क्या है, चलो फटाफट ये डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में दोस्तों ये बात की जाती है कि जो इंडिया है, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है जो कि कच्चे स्टील का उत्पादन करता है। और इवन यहाँ पर डेटा भी दिया गया है कि जो हमारा आउटपुट है वो लगभग 125.32 मिलियन टन्स के आसपास देखने को मिलेगा। तो साल 2023 में हमने एक जो कच्चे स्टील का प्रोडक्शन किया है वो लगभग 125.32 मिलियन टन्स का किया है। और जो फिनिश्ड, यानी कि एक तो होता है कच्चा स्टील, एक होता है पूरी तरह से तैयार कर देना, जो फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन है वो हुआ है हमारा 121.29 मिलियन टन्स के आसपास का। इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ग्रोथ हमने देखी है पिछले कुछ समय पर। साल 2008 से अभी तक 75% की एक बहुत बड़ी ग्रोथ हमने देखी है। और यहाँ पे हर एक पर्सन का जो कंजम्पशन है स्टील का, यानी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है स्टील का इंडिया में, ये भी बढ़ा है। साल 2023 में यह हर एक व्यक्ति का जो कंजम्पशन हो रहा है स्टील का वो 86.7 किलोग्राम्स के आसपास का है। तो भारत में दोस्तों जो स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये स्टील इंडस्ट्री डिपेंडेंट है आयरन और इन सब चीज़ों के ऊपर में। हमारे पास में आयरन और प्रेजेंट है, हमारे पास में सस्ती लेबर है, तो इससे यहाँ पर इंडस्ट्री हमारी तेज़ी से ग्रो भी हो रही है। लेकिन जो नेशनल स्टील पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ये पॉलिसी हमने 2017 में लॉन्च की थी। इसने ये बोला है कि भारत का जो प्रोजेक्ट है कि भाई कच्चे स्टील की जो पूरी कैपेसिटी है 300 मिलियन टन्स को क्रॉस करना, ये प्रोडक्शन हमें यहाँ पर जल्द से जल्द अचीव करना है। और इसके लिए हमें यहाँ पर तेज़ी से यहाँ पे जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी सपोर्ट करना होगा। आप दोस्तों यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्टील का इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये चीज़ समझो, स्टील जो है आज के समय पर दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है। जो भी हमारा आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आ रही हैं। स्टील इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में, आप कहीं पर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हो, ऑटोमोबाइल हो गया, कार वगैरह बना रही है, गाड़ी वगैरह बना रही है, इंजीनियरिंग करनी है, या डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ साथ जो डिफेंस सेक्टर है, यानी कि कोई वेपन वगैरह बनाना है, तो हर जगह में स्टील का यूज़ हो रहा है। तो स्टील हर एक इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टील जो है हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि फैक्टर है उसको ग्रो करने में। मैं आपको बता दूं 2021-22 के अंदर में जो भारत की जीडीपी है, ओवरऑल हमारी इकॉनमी है, उसमें 2% का कंट्रीब्यूशन स्टील से आ रहा था सीधा। ये 2% बहुत बड़ा होता है। अब ये जो स्टील सेक्टर है इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिसकी वजह से हम तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहे। ग्रो हो रही है बट तेज़ी से नहीं हो रही है। सबसे पहली चैलेंज है वो है बैरियर्स टू सेटिंग अप मॉडर्न स्टील प्लांट्स। दोस्तों स्टील बनाने के लिए ऐसा थोड़ा है कहीं भी बना दिया जाएगा, इस प्रकार के बड़े बड़े प्लांट्स लगाने होंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि बड़ा प्लांट इंडिया में लगाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, तब जाके यहाँ पर एक मॉडर्न स्टील मेकिंग प्लांट्स लग सकता है। और क्योंकि बहुत पैसा लगता है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको 1 टन कैपेसिटी प्लांट लगाना है तो 7,000 करोड़ रुपए चाहिए होगा। तो ये भारत की एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। तो इस चक्कर में यहाँ पर बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमारी ग्रो नहीं हो पा रही हैं। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है वो है साइक्लिकल डिमांड एंड मॉनसून चैलेंज। स्टील जो है इंडिया में, इसको लेकर एक साइक्लिकल डिमांड देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप देखोगे इंडिया में ना
कई सारे पीरियड्स ऐसे आते हैं जहाँ पर स्टील की जो डिमांड है वो पूरी तरह से कम हो जाती है, लेकिन स्टील के प्लांट को यहाँ पे ऑपरेट करना होता है और इनके पास में पैसा जनरेट हो नहीं पाता। अब पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन इनको इंडस्ट्री चलानी ऑब्वियस सी बात है, स्टील बिक नहीं रही है, डिमांड इतनी है नहीं, तो इसकी वजह से कई बार यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस नज़र आते हैं किसी भी कंपनी के अंदर में। एक और चैलेंज है वो है लो पर कैपिटा कंजम्पशन। इंडिया में फिर भी हर एक व्यक्ति का जो स्टील का कंजम्पशन है फिर भी कम है, ये 86.7 kgs के आसपास है, जबकि दुनिया में एवरेज कंजम्पशन है पर पर्सन के हिसाब से वो 233 kg के आसपास का। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम है, लोगों की इनकम भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से कंजम्पशन कम है, जिसकी चक्कर में जो स्टील प्लांट्स हैं वो इतने बड़े लेवल पर यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, इतनी डिमांड नहीं है, तो इस चक्कर में यहाँ पर जो स्टील प्लांट्स है ये इतने अच्छे से नहीं बढ़ पाते, इतना अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसके चक्कर में यहाँ पर एट द लास्ट यहाँ पर इनको फेलियर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि प्लांट को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। फिर बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। एक और चैलेंज है भाई, यहाँ पर टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है भारत में। इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट के मामले में पीछे रह गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत पुरानी है, जो कि बहुत धीरे धीरे काम कर रही है, इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है भारत में, वो है स्टील का जो एडॉप्शन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टील का यूज़ हो रहा है लेकिन बहुत धीरे हो रहा है, जबकि यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ में देखोगे तो स्टील का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टील यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन को आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करवा देती है, बट यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अब दोस्तों एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, स्टील इंडस्ट्री काफ़ी सारे जब स्टील इंडस्ट्री कहीं पर लगती है ना, तो जितने भी एनवायरनमेंट को लेकर चिंतित लोग होते हैं वो अपने प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत सारा प्रदूषण पैदा करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता है दोस्तों। स्टील बनाने के पीछे का बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एकदम बन जाएगा। एक तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है, दूसरा यहाँ पे बहुत सारा इसमें से पोल्यूशन निकलता है। कौन कौन सा पोल्यूशन निकलता है फटाफट ये दिखते हैं। स्टील को बनाने से दोस्तों यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PM 2.5, वेस्ट वाटर, हैजार्डस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ये सारे पोल्यूशन यहाँ पर निकलते हैं। समझ गए, ये भी एक चिंता वाली बात है। तो कहोगे इतना कुछ ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आप देखो यूपीएससी का 2014 का क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। नीचे आपको ऑप्शन में कुछ प्रदूषण के नाम दिए गए हैं, बताना यह कि इन प्रदूषण में से कौन कौन से प्रदूषण है जो कि स्टील इंडस्ट्री से निकलते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1 2 3, अच्छा चारों की तो हैं, मैं यहाँ पर कुछ और बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्टार्टिंग के चारों ही है। तो ये चारों के चारों यहाँ पर रिलीज़ होते हैं हमारे स्टील इंडस्ट्री से। तो दैट इज़ यहाँ पर जो ये इसका सही उत्तर है क्या, ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों यहाँ पे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। इतना ही नहीं, ये तो मैंने आपको प्रीलिम्स का एग्जाम्पल दिया, ये 2012 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, अभी मैंने बोला ना 2014 में। और प्रीलिम्स के साथ साथ 2014 के मेंस में भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि अकाउंट फॉर द चेंज इन द स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। आपने ये बताना है कि कह सकते हो कि दुनिया में किस तरीके से जो स्टील इंडस्ट्री का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ये आप देख पाओगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारा एक आर्टिकल और है यार, वो मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेट हो चुका है। वो ये वाला है, हमारे आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर है, जहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। तो भारत के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या है, 3 प्रकार के पुरस्कार का रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, कल बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए परेशान ना होना, कल के लेक्चर में इसको कवर कर लिया जाएगा। दोस्तों मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को जल्दी लाने की, बट यहाँ पर हमारे द हिंदू की वेबसाइट पे आप लोगों के पे इशू नहीं हो रहा होगा, बट कुछ लोगों में उनकी वेबसाइट पर इशूज़ हो रहे हैं, और वही समस्या मुझे भी फेस करने को मिल रही है, जिसके चक्कर में ना न्यूज़पेपर डाउनलोड कर पा रहा हूँ, ना आर्टिकल्स डाउनलोड कर पा रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, खैर मैंने मेल किया है, उसका सॉल्यूशन निकलते ही यहाँ पे सारा काम कर दिया जाएगा और आपको वीडियो टाइम पर मिलने लगेगा। ठीक है, अब फटाफट आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई बताओ यहाँ पर इन चारों जोड़ों में से कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जिसमें जो मेटल्स हैं, एक लाइटेस्ट मेटल है और एक हैवीएस्ट मेटल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम एंड ओस्मियम। तो लिथियम जो है यहाँ पर ये हमारा हो जाता है एक लाइट मेटल, और जो ओस्मियम है ये हमारा हो जाता है एक हार्ड मेटल यानी कि हैवी मेटल। ठीक है, तो लिथियम हमारा लाइटेस्ट नोन मेटल है और ओस्मियम हमारा एक हार्डेस्ट यानी कि हैवीएस्ट मेटल की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।